अस्सलाम वालेकुम जी our today's topic is the second part of banking system in Pakistan। उसका जो पहला पोर्शन है वो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिया है, तो ये उसका सेकंड पोर्शन है जो कि हम लोग आज मॉनेटरी पॉलिसी के बाद से सारा कुछ करेंगे और देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं पाकिस्तान में, उनकी कितनी टाइप्स है, किस तरीके से वो काम करती हैं। तो ये सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। So to start with monetary policy, it's basically the control measures adopted by the central bank of a country। किस चीज़ के लिए कंट्रोल मेजर्स, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? बेसिकली द सप्लाई ऑफ मनी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पास जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आप इकोनॉमी में कैसे मनी को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। So monetary policy is policy employing central banks control of supply of money as an instrument for achieving of a general economic policy। Again वही वाली बात है कि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करने के लिए तो आप जो पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो होता है, जो पॉलिसी होती है, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, और ये डील करता है आपकी सप्लाई ऑफ मनी के साथ, ठीक है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसीज़ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन डिटेल हम इनको करेंगे कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, प्राइसेस को मेंटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करना, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, मनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ये सारे जो हैं ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। अब देखें फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है। फुल एम्प्लॉयमेंट मॉनेटरी पॉलिसी की टर्म से थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी वी कैन अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। देखें अगर हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि आपका जो आउटपुट होते हैं, आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट गोल नॉट ओनली बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ पोटेंशियल आउटपुट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सोशल स्टैंडिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आपके पास आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों का अपने आप सब पर से जो है ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इस्टीम उनका बहुत कम हो जाता है, ठीक है। कि वो कहते हैं कि हम पढ़ लिखने के बावजूद हमारे पास जो है वो जॉब नहीं है, या हम लोग जो है बिल्कुल वेस्ट हो गए हैं, या हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, हमारी डिग्री वेस्ट हो रही है। तो सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है सोशल फैक्टर। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स भी उसके बहुत सारे हैं। जिस तरह इकोनॉमिक फैक्टर में आप देखें, अगर आप काम नहीं करेंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो आपका इतना जो लेबर है, जो इतना लेबर इज़ बेसिकली योर रिसोर्स, ठीक है, आपका वो ज़ाया हो रहा है, ठीक है। तो आपकी आउटपुट उसकी वजह से इफेक्ट हो रही है। सो full employment is one of the objective of monetary policy। Through monetary policy we are trying to, the government has to maintain full employment। अगर full ना भी हो तो एक natural rate of employment जो है वो achieve करना बहुत ही important होता है। सेकेंडली प्राइस स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, ठीक है। सो बोथ इकोनॉमिक्स एंड फेवर दिस पॉलिसी बिकॉज फ्लक्चुएशन इन प्राइस ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी एंड इनस्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी। एकदम से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिस तरह आजकल पिछले दिनों में चीनी की प्राइसेस एकदम से बढ़ गई थी, तो वो एक काइंड ऑफ इनस्टेबिलिटी होती है। लोग भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो एकदम से प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाती हैं और उन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। सो उस चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। आप इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना या उसको बढ़ाना है। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इट्स द प्रोसेस बाय विच द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री इंक्रीजेज ओवर। सिर्फ आपकी इनकम नहीं बल्कि उसमें आपकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। रियल पर कैपिटा इनकम आपकी जो है इनकम प्लस आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, रियल लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इन्हेंस होनी चाहिए, वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, नॉट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट ऑफ कोर्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक लेक्चर दिया भी हुआ है। सो मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे
उनको ज़्यादा इस चीज़ का पता होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए उसको ज़्यादा वो मेंटेन कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट? इज द स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उनके साथ हमारा जितना भी ट्रेड है, सर्विसेज वगैरह जितना भी हम लोग उनके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको जब हम लोग एक शीट पे रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट शीट इज बेसिकली यू नो बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड ऑफ कोर्स इसमें एक दूसरा जो पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, which is the import minus export, so that also matters। so उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डिफिसिट से बचाने के लिए, उसको सरप्लस में ले जाने के लिए, so monetary policy is an important tool। ठीक है, exchange rate stability। so exchange rate is the price of a home currency expressed in terms of any foreign currency। ठीक है, if the exchange rate is very volatile leading to a frequent ups and downs in the exchange rate, the international community might lose confidence in our economy। the monetary policy aims at maintaining the relative stability in the exchange rate। of course it's very important because देखें जिस तरह रुपीज़ की अगर आप उसकी वैल्यू देखें तो हमारे जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से जो फॉरेन करेंसी है, जो डॉलर्स है, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, सो उस चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए this monetary policy is again an important tool, और उसका बेसिक पर्पस ही यही होता है कि उसको स्टेबलाइज कर ले एक्सचेंज रेट को। ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मनी शुड बी केप्ट स्टेबल, चेंजेस इन मनी रिलेटेड क्रिएट्स डिस्टर्बेंस एंड डिस्टोर्शन। अगेन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इज बेसिकली होता ये है कि अमाउंट प्रिंटेड बाय द कमर्शियल बैंक, it affects the price and wages, not the output and structure of the economy। जो आपके पास मनी सप्लाई में या प्रिंटिंग ऑफ मनी की वजह से जो मेन वो होती है, इफेक्ट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस और वेजेस होती हैं। जितनी मनी की प्रिंटिंग ज़्यादा होगी उतनी आपके पास प्राइसेस ज़्यादा होंगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, और उसके साथ साथ आपके वेजेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमी किस चीज़ की वजह से? मनी की प्रिंटिंग की वजह से। सो उस चीज़ को भी स्टेबलाइज करना चाहिए, उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। नेक्स्ट जी है इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। द रोल ऑफ द फिजिकल पॉलिसी इज मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेप इक्वालिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी, वन इज फिजिकल एंड द अदर इज मॉनेटरी। मॉनेटरी तो ये सारा कुछ है। फिजिकल में हमने बताया था कि जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को कम करने की वजह से जो हम लोग वो कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, सो दैट इज़ फिजिकल पॉलिसी। इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर को कम या ज़्यादा जो हम करते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी वो तो एक पॉजिटिव एक चीज़ है कि हम उसकी वजह से इकोनॉमिक इक्वालिटी ला सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कहेंगे गवर्नमेंट अपनी जो है एक्सपेंडिचर्स अगर कम करती है तो उसकी वजह से उनके पास ऐसे बजट में पैसे बच जाते हैं कि वो दूसरे सेक्टर्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में पैसा लगा सकता है। ठीक है, तो वो इट्स बेसिकली मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी उसके साथ एक सप्लीमेंट्री रोल अदा करती है कि वो उधर से वो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करके जो है वो बाकी सेक्टर्स को वो करें, बेनिफिट्स दें, और इधर मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए से हम लोग क्या है इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ को अचीव करें। सो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसीज़ के टूल कौन कौन से, कैसे किन किन तरीकों से हम जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी को जो है हम लोग पाकिस्तान में चला रहे हैं, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर, कौन कौन से टूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के लिए बेसिकली अगर ब्रॉडर उसमें देखें, हमारे पास दो तरह के मेजर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स कहते हैं, दूसरे को हम क्वालिटेटिव मेजर्स कहते हैं। अगर तो हम क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें तो उसमें अगेन हमारे पास तीन टूल्स आती हैं। एक को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव में अगेन हमारे पास तीन टूल्स आते हैं। एक हमारे पास बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। नाउ लेट्स सी इन डिटेल कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। कैश रिजर्व रेशियो से स्टार्ट कर लेते हैं। इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब देखें कस्टमर्स अपने सारे पैसे जो है वो कमर्शियल बैंक के पास रखवा लेते हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब उनको एक चीज़ जो है स्टेट बैंक की तरफ से एक क्लियर कट उनके पास एक वो आती है
रूल है उनका कि आपने अपने जितने भी टोटल डिपॉजिट है, आपके पास जितने भी टोटल पैसे आए हुए हैं, उनमें से एक मिनिमम परसेंटेज जो कि बताएगा सेंट्रल बैंक की इतना परसेंट है, ठीक है, वो परसेंटेज आपने जो है ना सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। वो पैसा जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस या जब बैंक जो है वो उसमें चला जाता है, उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं वो, या ऐसे क्राइसिस में चले जाते हैं, तो एट दैट टाइम जो है सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे उनको दे देता है। सो दे हैव टू कीप दैट सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है, अपने टोटल डिपॉजिट में से। दूसरा है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट है, ये वो मिनिमम फ्रैक्शन है, पोर्शन है उनका टोटल डिपॉजिट का, जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है। देखिए एक सर्टेन पोर्शन को उन्होंने क्या किया, सेंट्रल बैंक के पास रख दिया, ठीक है, एक मिनिमम पोर्शन को उन्होंने अपने पास रखना होता है। अपने पास किस लिए रखना होता है? जो कस्टमर्स का जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो निकालते हैं या वो अपने ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए, ठीक है। स्टेट बैंक के पास जो रखवाया वो तो क्राइसिस के लिए उन्होंने रखवाया था, एक साइड इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, और अपने पास जो रखते हैं वो डे टू डे कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन के लिए रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो कि यूज होता है कंट्रोल ऑफ मनी के लिए, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड बिल्स बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी, ठीक है। अब होता क्या है कि द सेंट्रल बैंक्स इट बाइज इट्स बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी बाय द सेंट्रल बैंक टू चेंज द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ठीक है। लेट्स सपोज अब ये होता किन के बीच में होता है? इट्स बेसिकली द सेंट्रल बैंक makes these trade with the other banks and decide how much to trade with by targeting a particular interest rate. एक मिनिमम उनका पास एक वो सेंट्रल बैंक जो होता है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो मेंटेन करता है। वो कहता है कि इतने इंटरेस्ट रेट में हमने क्या करना है, आपको आपसे या तो सिक्योरिटीज या जो आपके पास जो बिल्स है उनको बाई करना है या वो सेल कर देता है। सो बेसिकली दो काम हो रहे होते हैं, एक तो बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, दूसरा आपका जो इंटरेस्ट रेट होती है आपकी इकोनॉमी में वो वहां से मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन चेंजेस द मनी सप्लाई विच अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ लोन्स एंड चेंजेस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, हमारे पास दो किस्म के जो है ऑपरेशन हो रहे होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक को हम कहते हैं एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरे को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक को समझेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कहते हैं एक्सपेंशनरी। इसमें होता है क्या है, जब सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि वो मनी की सप्लाई को ज़्यादा करे और आपकी जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट है उसको कम करे, तो उस टाइम पे वो आपका क्या करता है, जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो आपके बाकी बैंक से, कमर्शियल बैंक से ट्रेजरी बिल्स परचेज करता है। जब वो परचेज करता है तो वो इन रिटर्न बैंक्स को पैसे दे देता है। जब वो पैसे दे देता है इट मीन्स कि आपकी इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी की जो सप्लाई है वो फ्लो हो रही होती है, मनी फ्लो हो रही होती है। तो जो बैंक्स के पास तो एक तो उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने पैसे जो है वो परचेज किए, बिल्स पैसे उनको दे दिया, इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया। जब ये किया तो बैंक्स अब क्या कर सकते हैं, वही वाले पैसे जो है आगे अपनी इकोनॉमी में सर्कुलेट करेंगे। आप लोन्स दे सकते हैं बिजनेसमैन को, आप जो है और जो है मॉर्टगेजेस वगैरह खरीद सकते हैं। आप जो है आप उस चीज़ को आप आपकी इकोनॉमी में वो स्टिमुलेट हो रही होती है, वो पैसे जो होती है, ठीक है। बैंक्स दूसरे बैंक्स को लोन्स दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग इन योर इकोनॉमी just because of that purchasing of bills, treasury bills by the central bank from the banks, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इकोनॉमी में एक एक्टिविटी चल रही होती है, बिजनेस स्टार्ट हो रहे होंगे, लोन्स ले रहे होंगे, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। किसमें? एक्सपेंशनरी में। कॉन्ट्रैक्शनरी जो होती है वो इसकी थोड़ी सी ऑपोजिट होती है। उसमें होता क्या है, उसमें सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे की सप्लाई को कम करता है। किस तरह कि वो अब क्या करेगा, बिल्स या जो वो होते हैं ट्रेजरी बिल्स होती हैं वो अब सेल करेगा, वो सेल करेगा बैंक्स को। तो बैंक्स वो बिल्स खरीद के पैसे लाके सेंट्रल बैंक को दे देंगे। तो पैसे अब कहाँ पे, एक जगह पे इकट्ठे हो गए सेंट्रल बैंक के पास। जब वो सेंट्रल बैंक के पास चले गए तो एकदम से वहां पे इंटरेस्ट रेट भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक्स जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो ये क्यों चाहेगा कि आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टॉप हो, वहाँ की एक्टिविटीज स्टॉप हो।
ये उस कंडीशन में आपके पास कॉन्ट्रैक्शनरी ऑपरेशन उस कंडीशन में होती है जब आपके पास मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है या कोई दूसरे डिस्टॉर्शन आपकी इकोनॉमी में हो रहे थे, तो उस टाइम पे आपकी गवर्नमेंट जो है वो क्या काम करती है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सेंट्रल बैंक हमारा है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट करती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है, it's loans given to the commercial bank by the central bank, it's obvious clear। और रेपो रेट जो होता है लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक्स बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म। बैंक रेट आप लॉन्ग टर्म के लिए अबव 6 मंथ, और रेपो रेट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है ये वो वाला रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक जो है वो बोरो करता है, ठीक है। सो दीज वर द टूल्स जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें से हमने वो सारा कुछ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल बैंक ख़त्म हो गया, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक इज़ कमर्शियल बैंक। Commercial banks are the banking institutions that accept deposits and grant short-term loans and advances to their customers. These are the profit-seeking institutions that do banking business to earn profit. They accept deposit from the public and lend to the traders, manufacturers and businessmen. Also provide housing loans and term. ये तो वो सारे बैंक्स होंगे जो कि इनका जो मेन मोटिव होगा दैट इज द प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। प्रॉफिट जनरेट करना है, प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, चाहे जिस तरीके से भी हो, चाहे आप उनको लोन्स एडवांस करके इंटरेस्ट रेट ले लें, ठीक है, आप जो है बिजनेसमैन को वो दे दें, लोन्स दे दें, आप जो है लोगों को घरों बनाने के लिए लोन्स दे दें, गाड़ी खरीदने के लिए लोन्स दे दें, आप उनसे जो है सेविंग अकाउंट्स खुलवा दें तो उसके ऊपर आप जो है उसको फर्दर आप लोन दे दें। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप जो है कमर्शियल बैंक आपका डे टू डे उसमें करता है, लेकिन इनका जो मेन मोटिव होता है दैट इज टू अर्न अ प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये कभी भी लॉस में नहीं जाना चाहेंगे, ये हमेशा जो है प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब हमारे पास जो है बैंक्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, बैंक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिस पे कौन कौन से हैं? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक हमने कर लिया, कमर्शियल बैंक कर लिया, सेविंग बैंक देखते हैं। सेविंग बैंक्स ये उन लोगों के लिए होता है जो कि गवर्नमेंट नॉर्मली सैलरीड लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। उन या लो ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए होता है कि वो अपनी एक इनकम का एक सर्टेन पोर्शन जो है वो वहाँ जाके रखें एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उनके पैसे भी सेव होंगे, प्लस उनके ऊपर उसको पैसे भी मिलेंगे, या वो कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं, कोई सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए थे कि वो अपने पैसे सेव करें और उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट भी मिल रहा होता है। तो सेविंग बैंक्स उस चीज़ के लिए होते हैं। Microfinance banks provided to the unemployed or low-income individual or groups. It allows people to take on reasonable small business loans safely. अच्छा, माइक्रो फाइनेंस बैंक जो हैं वो पाकिस्तान में मोस्टली जो होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड आपके पास यूथ होते हैं, वो इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं, या वो ख़वातीन जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो कि अपनी स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या वो अनएजुकेटेड लोग जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो इन बैंक से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और ये मतलब काफ़ी लोग इसके ऊपर जो है बेस करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह के हमारे पास हैं खुशहाली बैंक है, रोजगार माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। देयर आर सो मेनी अदर बैंक्स जो कि इस पर्पज़ के लिए स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ और अनएम्प्लॉयड पीपल और ख़वातीन के लिए जो है वो काम करते हैं, या उनको लोन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट रेट में उनको दे देते हैं, और फिर जो है वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक्स या डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं ये मेनली काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म अगर कोई इंडस्ट्री क्राइसिस में चला जा रहा हो, या शट डाउन होने के उसमें आ रहा हो, या उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो, या कोई और इस तरह फाइनेंशियल एनर्जी क्राइसिस उसमें आ गई हो, तो वो उनको जो है सपोर्ट करता है, उनको फाइनेंस करते हैं ये वाले बैंक्स। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर द एक्सपेंशन एंड मॉडर्न। यस ऑफ कोर्स, अगर कोई इंडस्ट्री चाहती है कि वो अपने आप को एक्सपैंड करे, ठीक है,
तो उसके लिए उसको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है जो कि वो किसी से बोरो करके नहीं ले सकते। सो दीज आर स्पेसिफिक फॉर देम, ठीक है। ये बैंक्स जो होते हैं ये स्पेसिफिकली उन जैसे लोगों के लिए बने होते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए बने होते हैं जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो कि अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। एंड दीज आर बैंक्स प्रोवाइड लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए इतना नहीं देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चरल बैंक्स हमारे पास है या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी इनको कहा जाता है। बेसिकली अगर वो इंडस्ट्रियल बैंक्स इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंस करती हैं, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल बैंक्स जो होती हैं वो आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए या उसको एक्सपैंड करने के लिए या उसको अपग्रेड करने के लिए आपको लोन्स प्रोवाइड कर देती हैं, लैंड डेवलपमेंट के लिए भी काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्सचेंज बैंक है। एक्सचेंज बैंक कंसर्न विद द फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, जिस तरह हमारे पास है हांगकांग बैंक है, बैंक ऑफ टोक्यो है, बैंक ऑफ अमेरिका आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन बैंक्स। अच्छा, ये सारे वो वाले बैंक्स हैं जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं, और एक्सचेंज बैंक जो होते हैं ये फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी भी कहते हैं, एंड आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. It related to the production of capital for other business and corporation, deals in providing assistance to the issuers regarding the placement of stocks, project financing, eligible financer for capital market. ठीक है, कैपिटल मार्केट में आपको कोई प्रोजेक्ट आप फाइनेंस कर रहे हो, उसको आप वो करना चाहते हो, तो उसकी वजह से आपको स्टॉक एक्सचेंज में या इन एरियाज में जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कैपिटल मार्केट्स में नॉर्मली, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको अगर लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं तो आप ऐसे बैंक से कंसल्ट करते हो, वहाँ जाके आप लोन्स वगैरह जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, वो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नाउ हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कौन कौन से बैंक्स हमारे पास काम करती हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑब्वियसली मेजॉरिटी स्टेक जो होती है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होती है या आपके सेंट्रल बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके पास होती हैं। अब इसमें हमारे पास जो है कौन एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी है, बैंक ऑफ पंजाब है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कॉर्पोरेशन बैंक है। देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि जिनका मेजॉरिटी स्टेक जो होता है वो गवर्नमेंट संभाल रही होती है, ठीक है। हर प्रोविंस में एक बैंक होता ही है, जिस तरह बैंक ऑफ खैबर है या सिंध बैंक लिमिटेड है, इस तरह। प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखिए इसकी ऑनरशिप की अगर बात हो तो वहाँ पे अगर ऑनरशिप पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास है तो यहाँ पे उसकी ऑनरशिप जो होती है या मेजॉरिटी ऑफ शेयर कैपिटल जो होती है वो आपकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स में ही होती है, ठीक है। दीज बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल सिल्क बैंक लिमिटेड, बैंक अल हबीब, एनआईबी, ये सारे जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स हैं, ठीक है, जिनकी ऑनरशिप जो होती है ज़्यादातर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास ही होती है। कोऑपरेटिव बैंक, जब आपके पास सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने आप को ऐसे बैंकिंग बिजनेस में इंगेज करती हैं कि वो सोसाइटी के उसके लिए काम करें, वेलफेयर के लिए काम करें, ठीक है, तो वो लेकिन इसके लिए सोसाइटीज दे हैव टू ऑब्टेन ए लाइसेंस फ्रॉम द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिफोर स्टार्टिंग बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये इसमें काम करती हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल हमारे पास दो बैंक्स होती हैं। एक डोमेस्टिक बैंक होती हैं जो कि आप जो बैंक्स आपके मुल्क में काम कर रही होंगी, आपकी होम बैंक्स जो होती हैं, ठीक है, वो उनका जो हेड ऑफिस होता है वो भी आपके मुल्क में हो और उनका जो ऑपरेशन हो रहा हो, जो काम वो कर रहे हो वो भी आपके मुल्क में ही कर रहे हो। जबकि फॉरेन बैंक्स में होता यह है कि उनका जो हेडक्वार्टर होता है वो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं लेकिन वो ऑपरेट की उनके ब्रांचेस वगैरह जो हैं वो आपकी होम कंट्री में ऑपरेट कर रही होती हैं। जिस तरह ये है बैंक ऑफ टोक्यो है, और इस तरह पाकिस्तान ऑपरेशन HSBC बैंक्स, मिडल ईस्ट लिमिटेड एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये आपके फॉरेन बैंक्स में आते हैं। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान, ये छोटा सा टॉपिक इसके अंदर ही आता है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुई, उसका पर्पस क्या था और इसके पर्सपेक्टिव कौन कौन से थे।
एज मेन इसका जो इस्लाम एक फलाही जो वो होती है गवर्नमेंट होती है वो जिसमें जस्टिस हो, इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपके पास हो, ठीक है, जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करें, जिसमें आप गुर्बत को कम करें, ग्लोबल डेवलपमेंट हो, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ज़कात इट्स अ मेन टूल इन इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। आप रिबा इज बेसिकली द इंटरेस्ट, आप इसको ख़त्म करें, जो सूद वगैरह होते हैं वो उसको ना लें। सो ये सारे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में ही आपके पास आते हैं। अच्छा, हमारे पास इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान कब हुई है? ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8th अमेंडमेंट के बाद ये हुआ था कि आपका एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो था वो बन गया था 62 में, लेकिन उसमें जो मेजर्स टेकन इंक्लूडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ ज़कात, ठीक है, ज़कात और उशर जो थे उनकी इंट्रोडक्शन हुई थी 1980s में। उसके बाद जो है प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय बैंक्स वाज डिक्लेयर्ड अन इस्लामिक बाय फेडरल शरिया कोड इन नवंबर 1981, ठीक है। स्टेट बैंक हैज़ इशूड द क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक बैंक्स। Al-Mushrika based export refinance scheme has been designed by the State Bank. Islamic banking department has been created in the State Bank and Sharia board and Sharia scholars are hired. अच्छा, देखिए इस्लामिक बैंकिंग का जो मेन वो था, एक तो उसमें रिबा का जो कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म करना था। उसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को के लिए जो थे मेजर्स अडॉप्ट करना था, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि अलमुश्रिका बेस एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम भी उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें ये था कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, दोनों मिलके दोनों पार्टीज जो होंगे वो मिलके उसको बियर करेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इस्लामिक बैंकिंग एक डिपार्टमेंट बनाया है प्रॉपर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया है जो कि इस्लामिक बैंक्स को मॉनिटर करता है। और उन्होंने एक बोर्ड बनाया है जिसमें शरिया बोर्ड बनाया कि जिसमें शरिया स्कॉलर्स को उन्होंने क्या किया था, हायर किया, जो कि इस चीज़ को देखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान। हमने हर एक पर्सपेक्टिव से इसको देखा है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।